नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ में धर्मराज सिंह। मुंबई के भांडुप में सनराइज अस्पताल में आग लग गई। इस आग में 10 कोरोना मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 70 कोरोना मरीजों को सही सलामत बाहर निकाला गया है। मौके पर दमकल की 23 गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। बचे हुए मरीजों को मुलुंड के जंबो कोविड सेंटर में रेफर किया गया। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मुंबई के भांडुप उपनगर में लोकल रेलवे स्टेशन के पास ड्रीम मॉल है। इस मॉल में ही सनराइज अस्पताल है। इस पूरे अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज होता है। इस 5 मंजिला मॉल के पहले मंजिल पर शुरू में आग लगी थी। आग फैलते हुए तीसरी मंजिल तक जा पहुंची, जहां सनराइज अस्पताल था। कोरोना के मरीजों का वहां पर इलाज चल रहा था। आग इतनी भयंकर थी कि 10 कोरोना मरीजों की उसमें मौत हो गई है। भांडुप में सनराइज अस्पताल में लगी आग पर सीएम उद्धव ठाकरे ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। भांडुप के ड्रीम्स मॉल के सनराइज अस्पताल में यह भीषण आग लगी और इस आग में 10 लोगों की जलने से मौत हो गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृतकों के परिजनों से माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि घटना की जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। किसी की गलती होगी या कुछ भी अनदेखी होगी तो कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन फिलहाल जिन लोगों का मृत्यु हुआ है सारे परिवार की मैं क्षमा मांगता हूँ। फायर ब्रिगेड ने काम जो किया है अच्छा काम किया है। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वहाँ आपत्तिग्रस्त थे उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग जो वेंटिलेटर्स पे थे उनको हम नहीं बचा सके। महाराष्ट्र विधानसभा के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को मुंबई के भांडुप में अस्पताल में हुई दर्दनाक घटना के बाद बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस घटना के लिए बीएमसी प्रशासन और सरकार दोषी है। आपको बता दें कि फडणवीस ने दुर्घटनास्थल पर जाकर घटना की जानकारी ली। इस घटना के बाद एक बार फिर अस्पतालों की फायर सेफ्टी सिस्टम का मुद्दा गर्मा रहा है। कोई फायर ऑडिट नहीं किया गया। आज जब आग लगी तो अगर यहाँ पर रेस्क्यू की जगह होती तो लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन फायर ब्रिगेड को रेस्क्यू करने के लिए भी बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये सारा जो मसला है ये सरकार का और बीएमसी के कोताही के कारण हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई फायर ऑडिट नहीं। मुंबई के भांडुप में सनराइज अस्पताल में देर रात आग लगने से 10 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं बीएमसी के मुताबिक भांडुप के ड्रीम्स मॉल का फायर फाइटिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था और बीएमसी ने ड्रीम्स मॉल को नोटिस भी भेजा था और फायर फाइटिंग सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए कहा था। आपको बता दें कि पिछले साल 22 अक्टूबर को मुंबई सेंट्रल के सिटी सेंटर मॉल में आग लग गई थी, जिससे बुझाने में तकरीबन 4 दिन लग गए थे। इसी आग के बाद पूरे शहर के मॉल का सर्वे किया गया था, जिसमें बीएमसी को इस बात की जानकारी मिली थी कि भांडुप के ड्रीम्स मॉल का फायर फाइटिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। बीएमसी के सर्वे में ये मॉल 29वें नंबर पर आया था। बीएमसी ने मुंबई शहर के ऐसे 29 मॉल को नोटिस भेजा था और फायर फाइटिंग सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए कहा था। खास बात यह कि अस्पताल ड्रीम्स मॉल में तीसरी मंजिल पर स्थित है। अस्पताल में आग करीब रात को 12:30 बजे लगी। घटना की जानकारी के बाद फायर ब्रिगेड की 23 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के लिए पहुंची और उन्होंने इस आग पर काबू पा लिया। मुंबई के भांडुप इलाके में ड्रीम्स मॉल पहले से ही विवादों से घिरा रहा है, जहां अचानक आग लगने से अस्पताल में इलाज करा रहे 10 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। कुछ दिनों पहले ही इस मॉल को फायर ऑडिट का नोटिस बीएमसी ने दिया था। इसके बावजूद ये घटना हुई है। वहीं हादसे में बीएमसी और प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। ड्रीम्स मॉल के पास ही स्काई वॉक और मार्केट है। भीड़ भाड़ वाले इस इलाके में इस मॉल में अस्पताल को परमिशन कैसे मिली, ये सवाल अब पूछा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ड्रीम्स मॉल सन 2009 में बना था।
इस मॉल में करीब 1000 छोटी दुकानें, 2 बैंक्वेट हॉल और एक अस्पताल है। आपको बता दें, यहाँ कोरोना अस्पताल शुरू करने के लिए पिछले साल अस्पताल को कंडीशनल ओसी दिया गया था। हालांकि मॉल विवादित है और 4 साल पहले एनसीएलटी ने इसके लिए एक प्रशासक नियुक्त किया था। ड्रीम मॉल एशिया का सबसे बड़ा मॉल बनाने का लक्ष्य था। यहाँ पे ये जो हॉस्पिटल है, ये शायद मुंबई का पहला ऐसा हॉस्पिटल होगा कि जो तीसरे फ्लोर पे चालू किया है, और वो भी मॉल के अंदर। और बल्कि इसका लीगल परमिशन उन्होंने लिया है, नहीं लिया है। यहाँ पे कोरोना पेशेंट लोग यहाँ पे आके एडमिट हो रहे हैं, तो वो पेशेंट को तीसरे फ्लोर तक जाना है और उसके बाद एडमिट होना है। ये जो प्रोसेस है, ये बाकी आपको हॉस्पिटल में कहीं पे दिखने को नहीं मिलेगी। हम स्थानिक रहवासी भी यहाँ इस हॉस्पिटल का पहले से हम लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ मुंबई के भांडुप में ड्रीम्स मॉल में स्थित सनराइज अस्पताल में लगी आग से 10 मरीजों की दर्दनाक मौत हुई। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इस हादसे का जिम्मेदार बीएमसी और बिल्डर राकेश बालवान को बताया। उन्होंने कहा कि मॉल में गैरकानूनी कोविड अस्पताल बनाया गया, इसके जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। नहीं थी, कोविड के नाम पर महापालिका ने इलीगल ओसी दी, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं, हॉस्पिटल सेफ्टी सिस्टम नहीं, इमरजेंसी एग्जिस्ट नहीं। पीएनसी बैंक का घोटाला करके एसबीआई ने अपनी बेटी के लिए अस्पताल बनाया था। 9 लोगों की जान के साथ खेलने वालों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई होनी चाहिए। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही अंतिम सुनवाई आज खत्म हो गई है। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। पिछले 10 दिनों से कोर्ट में चल रही सुनवाई में मराठा आरक्षण के समर्थक और विरोधियों ने अपनी दलील पेश की है, जिसको सुनने के बाद मराठा आरक्षण की याचिकाकर्ता विनोद पाटिल ने आरक्षण टिकेगा ऐसा विश्वास जताया है। रिजर्वेशन दिया गया। इस सारी चीजें देखने के बाद, बैकवर्ड कमीशन का रिपोर्ट देखने के बाद 100% मराठा रिजर्वेशन ये टिकेगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वेणुगोपाल जी, इन्होंने पहले ही आकर न्यायालय में स्पष्ट कर दिया कि रिजर्वेशन देने का अधिकार ये राज्य सरकार को है। इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि अगर यदि अधिकार राज्य सरकार को है तो उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए बैकवर्ड कमीशन के रिपोर्ट का आधार लेते हुए मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया गया। इस सारी चीज़ें देखने के बाद, बैकवर्ड कमीशन का रिपोर्ट देखने के बाद 100% मराठा रिजर्वेशन ये मुंबई में तेजी से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 35,952 नए मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,952 नए मामले आए हैं और 111 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 20,444 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। अब तक कुल 26,833 मामले सामने आए हैं। वहीं एक्टिव मामलों की अगर बात करें तो एक्टिव मामलों की संख्या 2,62,685 है। पिछले साल कोरोना की दस्तक के बाद से मुंबई में एक दिन में सबसे ज्यादा 5,185 नए कोरोना मरीज बुधवार को मिले हैं। बुधवार को कोरोना से 6 लोगों की मौत हो गई है। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने बताया कि कोरोना के ज़्यादा नए मामले सामने आने की वजह टेस्टिंग बढ़ाया जा रहा है। बीएमसी ने टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया है। इसके तहत सार्वजनिक स्थल, मॉल और एसटी बस डिपो सहित अन्य जगहों पर टेस्टिंग शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि यह कहना भी उचित नहीं होगा कि कोरोना के म्यूटेशन की वजह से मुंबई में संक्रमण का ग्राफ बढ़ रहा है। दिनों तक मुंबई में कोरोना के नए मरीजों का ग्राफ 5,000 के आसपास रहेगा। महाराष्ट्र में तेजी से कोरोना का संक्रमण को देखते हुए इस पर चिंता व्यक्त की जा रही है। इसको देखते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पुणे में हो रही एक पत्रकार परिषद के दौरान बड़ा बयान दिया है। अजीत पवार ने कहा है कि हम 2 अप्रैल तक कोरोना के मामले पर नजर रख रहे हैं। अगर ऐसे ही मामले बढ़ते रहे तो लॉकडाउन के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तो सरकार को मजबूरन लॉकडाउन लगाना होगा। अजीत पवार का कहना है कि सरकार लॉकडाउन से बचना चाहती है। दरअसल ऐसा करने से लोगों की रोजी रोटी पर संकट पैदा हो जाता है।
लेकिन अगर हालात नहीं सुधरे तो हमें मजबूरन ऐसा करना होगा, तभी संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सकेगा। अजित पवार ने कोरोना को लेकर कुछ नई और कठोर गाइडलाइंस का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मॉल, मार्केट और सिनेमाघर में 50% लोगों की ही क्षमता होनी चाहिए। शादी में 50 लोगों से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हों। पवार ने अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए भी सीमा तय कर दी है। उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोगों को शामिल नहीं होने दिया जाएगा। अस्पतालों में कोरोना के खतरे को देखते मरीजों के लिए बेड रिजर्व किए जा रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों को 50% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने का आदेश दिया गया है। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के कारण 10वीं और 12वीं के जिन छात्रों ने परीक्षा नहीं दी है उनके लिए जून में विशेष परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। ये परीक्षा उन छात्रों के लिए होगी जो निर्धारित तारीख को उपस्थित नहीं हो पाए। वहीं शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने बताया कि एसएससी की परीक्षा 2021 को ऑफलाइन आयोजित कराई जाएगी। आपको बता दें कि अगर छात्र कोरोना प्रभावित है या परिसर में कोरोना के रोगी हैं, जिस हिस्से में वो रहता है उसे सील कर दिया जाता है, तो इस छात्र को 10वीं और 12वीं की परीक्षा में नहीं आ पाएंगे। जून में उनके लिए एक विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। यदि छात्र परीक्षा के लिए इन कारणों के कारण उपस्थित नहीं होता है तो संबंधित स्कूलों को उस छात्र के बारे में शिक्षा बोर्ड को सूचित करना होगा। इससे इन छात्रों का साल बर्बाद नहीं होगा और छात्र जून में परीक्षा दे पाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामले और त्यौहार को देखते हुए मुंबई से सटे ठाणे शहर में भी अब मॉल में प्रवेश करने से पहले कोरोना परीक्षण के तहत एंटीजन टेस्ट करना अनिवार्य कर दिया गया है। ठाणे नगर निगम के उपायुक्त संदीप मालवी ने इसकी जानकारी दी है। मुंबई की तरह ठाणे में भी कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मॉल में भीड़ बहुत होती है, साथ ही अब भीड़ बढ़ने की संभावना है क्योंकि कई त्यौहार हैं। ये उस पृष्ठभूमि के खिलाफ है कि ये निर्णय लिया गया है। इस फैसले का कल से शुरू होना है। ठाणे के हर मॉल में एंटीजन टेस्ट के बाद कोरोना रिपोर्ट नकारात्मक होने पर प्रवेश दिया जाएगा। इससे पहले मुंबई में इस तरीके का फैसला लिया गया था। मुंबई में कोरोना संक्रमण पर बढ़ती संख्या को देखते हुए हर मॉल में प्रवेश के लिए कोरोना परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। मुंबई में कोरोना का सबसे ज्यादा प्रकोप है। अब तक 50 लाख से ज्यादा वैक्सीन लग चुकी। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का प्रकोप सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस बीच महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन की 50 लाख खुराक लगने वाला पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन खुराक की संख्या में महाराष्ट्र देश में सबसे ऊपर है। हम महाराष्ट्र में 50 लाख खुराक के बेंचमार्क को पार करने वाला पहला राज्य बन गए हैं। मुंबई पश्चिम रेलवे के बोरीवली में 7 बुकिंग क्लर्क कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद रेल प्रशासन ने वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गुरुवार को 30 से 40 बुकिंग क्लर्क को जगजीवन अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगाई गई। पश्चिम रेलवे के जगजीवन अस्पताल में फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले से कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू था, लेकिन अब तक आरपीएफ स्टाफ, मोटरमैन और गार्ड को कोरोना वैक्सीन लग रही थी। बुकिंग क्लर्क और टिकट निरीक्षक का फ्रंटलाइन में नाम आते हुए भी उनके लिए वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई। उसके बाद अब बुकिंग क्लर्क कोरोना संक्रमित पाए जाने से रेल प्रशासन ने वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की है और रोजाना 30 बुकिंग क्लर्क को वैक्सीन देने का लक्ष्य है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने गुरुवार देर रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई के सबसे बड़े ड्रग सप्लायर फारूक बटाटा के बेटे शादाब को गिरफ्तार किया है। देर रात मुंबई में 3 जगहों पर एनसीबी ने छापा मारा था। शादाब के पास से 2 करोड़ की ड्रग्स, एक लग्जरी कार और एक कैश काउंटिंग मशीन बरामद हुई है। फारूक मुंबई का सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर है। जानकारी के मुताबिक एनसीबी ने बीती रात लोखंडवाला वर्सोवार मीरा रोड इलाके में छापेमारी की और शादाब को गिरफ्तार किया। एनसीबी को उसके पास से भारी मात्रा में एमडी ड्रग्स मिली है, जिसकी बाजार में कीमत 2 करोड़ रुपए है। शादाब को एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया जाएगा। शादाब बटाटा ड्रग्स के धंधे में काफी समय से जुड़ा हुआ था और मुंबई के सेलिब्रिटीज को ड्रग सप्लाई करने का काम करता था। एनसीबी का मानना है कि मुंबई की हर बड़ी ड्रग्स पार्टी में वो ड्रग्स सप्लाई करता है और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स एंगल केस में भी इसका नाम आया था। अमरावती जिले के मेला घाट क्षेत्र के हरिसाल में बतौर आरएफओ काम कर रही है दीपाली
चौहान ने अपने सरकारी निवास पर खुद को अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला, जिसके मुताबिक डीएफओ विनोद शिव कुमार द्वारा बार बार प्रताड़ित करने पर दीपाली ने आत्महत्या की है। पुलिस ने डीएफओ शिव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर नागपुर रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया है। 28 साल के दीपाली 2014 में एमपीएससी की परीक्षा देकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बतौर अफसर ज्वाइन किया था। 4 पेज के सुसाइड नोट में दीपाली ने डीएफओ शिव कुमार द्वारा किए गए जुल्म की दास्तान को बयां किया। शिव कुमार दीपाली को शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था। झूठे मामले में दीपाली को अटका गया। अब दीपाली प्रेग्नेंट थी, तब उनकी ड्यूटी जंगल में लगाई गई, जिसको लेकर उसका मिसकैरेज भी हुआ। दीपाली ने अपने घर में अपने पर हो रहे अन्याय के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी बताया था, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की, जिसके बाद दीपाली ने आत्महत्या का कदम उठाया। दीपाली ने सुसाइड नोट में अपनी मौत के लिए डीएफओ विनोद शिव कुमार को दोषी पाया कि उसे कड़ी सजा देने की मांग की है। मुंबई में सचिन वाजे की कस्टडी 3 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। वाजे ने खुद पर लगे आरोपों को गलत बताया है। मुंबई पुलिस के सस्पेंडेड पुलिस अफसर सचिन वाजे फिलहाल एनआईए की कस्टडी में है। वाजे की कस्टडी 24 मार्च को खत्म हुई थी, लेकिन कोर्ट ने वाजे की कस्टडी बढ़ाकर अब 3 अप्रैल कर दी है। सचिन वाजे ने खुद पर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है। कहा है कि वो सिर्फ 1.5 दिनों के लिए ही जांच अधिकारी थे। एक जांच अधिकारी को जो कुछ करना होता है वही मैंने किया है। 23 मार्च को मैं खुद एनआईए ऑफिस में गया था, लेकिन वहां मुझे अरेस्ट किया गया। तो वहीं दक्षिण मुंबई के एक बड़े होटल में जहां सचिन वाजे फेक आईडी कार्ड के जरिए ठहरते थे, वहां का सीसीटीवी फुटेज भी एनआईए ने जब्त किया है, जिसमें वाजे के पीछे एक महिला दिख रही है। एनआईए उस महिला की पहचान में जुटी हुई है। उद्योगपति मुकेश अंबानी की मुंबई स्थित घर के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी के मामले में एनआईए ने जांच के दौरान पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के घर का रुख किया। सरकारी वकील द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक वाजे के घर से एनआईए ने 62 कारतूस बरामद किए हैं। सरकारी वकील ने कहा एनआईए को वाजे के घर से 62 कारतूस बरामद हुए। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि 25 सरकारी कारतूसों में से केवल 5 का पता लगा है। उन्होंने कहा वाजे 25 के बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने वाजे पर कई सीसीटीवी कैमरा के डीवीआर को खत्म करने के भी आरोप लगाए हैं। कोर्ट में वकील ने वाजे पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि वो जांच में मदद नहीं कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा एफएसएल की रिपोर्ट में ये साबित हो गया कि संदिग्ध कार में जिलेटिन ही था। मामले में शामिल आरोपियों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं। खास बात है कि एनआईए ने वाजे और अन्य लोगों के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए लगाई है। मुंबई में आवास मंत्री जितेंद्र अवार्ड का ऐलान हुआ है। टाटा मेमोरियल सेंटर को सौंपे जाएंगे 100 फ्लैट। महाराष्ट्र के आवास मंत्री जितेंद्र आहलाद ने ऐलान किया है कि टाटा मेमोरियल सेंटर में कैंसर का इलाज कराने वाले रोगियों के परिजनों के लिए महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण की ओर से अस्पताल को 100 फ्लैट सौंपे जाएंगे। जितेंद्र आहलाद ने कहा है कि फ्लैट्स में अस्पताल में उपचार कर रहे रोगियों के परिजन इलाज के दौरान वहां रह पाएंगे। मंत्री ने कहा कि प्रत्येक फ्लैट 300 वर्ग फुट का है और इससे रोगियों के परिजनों के सड़क पर रहने जैसी समस्या में कमी आएगी। सुशांत सिंह राजपूत की बहन की याचिका को खारिज कर दिया गया। प्रियंका सिंह के खिलाफ ये याचिका लगाई गई थी बॉम्बे हाईकोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत बहन प्रियंका सिंह की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती और उसके खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर निरस्त करने की मांग की थी। पिछले महीने बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुशांत की एक बहन मितू सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया था, जबकि दूसरी बहन प्रियंका के खिलाफ एफआईआर को निरस्त करने से इनकार कर दिया गया था। प्रियंका ने बॉम्बे हाईकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। प्रियंका की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की सुनवाई की। प्रियंका ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका में दावा किया था कि रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहले दिए गए बयान से अलग मनगढ़ंत कहानी बताई। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ये मामला प्रियंका सिंह के खिलाफ पाया गया है और उनके खिलाफ जांच में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।